गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सक्सेस रीजन पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने 20 क्वेश्चन उसमें, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड। इंग्लिश वाले इसे इंग्लिश में लिख लेंगे, हिंदी वाले लिख लें इसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड। क्या आंसर हो सकता है इसका? 31 मई, ठीक है ना। राइट आंसर लिखेंगे इसका 31 मई, 31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नशे के लिए तंबाकू अभियान वगैरह को रोकने के लिए, कि ताकि लोग क्या करें, इसका सेवन ना करें उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना उसमें, व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस की मुद्रा का क्या नाम है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ फिलीपींस। फिलीपींस की मुद्रा का क्या नाम है? सुना है कभी किसी ने? फिलीपींस की मुद्रा का नाम। स्वीडन का क्या था? स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या था? सुबह की क्लास में हुआ था, शाम की क्लास में क्या था? स्वीडन का आया था ना एक दिन एक क्वेश्चन। हाँ मैम, क्या नाम था स्वीडन की मुद्रा का? क्या नाम था? चलिए ठीक है, इसको सर्च करिएगा, हो चुका है 20 क्वेश्चन में, है ना उसमें। अब बाकी फिलीपींस की मुद्रा का जो नाम है वो पेसो है, पेसो। ऑप्शन नंबर सी। कि क्रोना किसे याद आ गया? क्रोना राइट आंसर है, ठीक। स्वीडन का, उसमें स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोना है, और फिलीपींस की मुद्रा का नाम क्या है आपकी? पेसो। फिलीपीन पेसो पूरा नाम आता है उसका, फिलीपीन पेसो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानेट। लंग्स ऑफ द प्लानेट के नाम से किस फॉरेस्ट को जाना जाता है, किस जंगल को जाना जाता है? लंग्स ऑफ प्लानेट, फेफड़ा एक्चुअल में बोला जाता है उसे, ठीक। अमेजोन के, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन के जंगलों को, अमेजोन के जंगलों को किस नाम से जाना जाता है आपका? ये जाना जाता है लंग्स ऑफ द प्लानेट। हिंदी में लिख लीजिए इसे, आपके पृथ्वी का या कि ग्रह का फेफड़ा, फेफड़ा आता है लंग्स। वो एक्चुअल में क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में यहां से क्या होती है, ऑक्सीजन वगैरह निकलते हैं इस कांट से उसमें, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ये शोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक। इसीलिए आपके फेफड़ा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगले क्वेश्चन उसमें, दी एमू बर्ड इज फाउंड इन विच कंट्री। एमू पक्षी किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन में है आपके न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। क्या राइट आंसर होना चाहिए इसमें? क्या लग रहा है, किसे लगाएं तुक्का, जिसे नहीं पता हो? थाईलैंड और न्यूजीलैंड में क्या होंगे? कीवी सुना है, तो न्यूजीलैंड तो यहां से डिलीट हो गया उसमें। अब लिख लीजिएगा इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपकी एमू बर्ड्स पाए जाते हैं उसमें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ओशन इज दी बरमूडा ट्रायंगल आर लोकेटेड। सुना है नाम बरमूडा ट्रायंगल का, कि सबने सुन के रखा होगा बरमूडा ट्रायंगल। तो क्वेश्चन ये, बरमूडा ट्रायंगल किस ओशन में पाया जाता है? क्या राइट आंसर होगा इसका? इंडियन ओशन, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक ओशन। क्या राइट आंसर होना चाहिए? सुना तो सबने है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। चलिए लिख लीजिएगा, इसका राइट आंसर है अटलांटिक। ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक ओशन में पाया जाता है आपका बरमूडा ट्रायंगल। और अगर डिटेल में लिखेंगे तो उसे लिख लीजिएगा उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक में पाया जाता है। एक रहस्यमयी है आपका स्थल,
सर्च करना होगा, घर में जाके एक बार सर्च भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटवीन विच टू कंट्रीज इज द डेड सी सिचुएटेड, मृत सागर किस दो देशों के मध्य स्थित है? जॉर्डन एंड सूडान, जॉर्डन एंड इजराइल, तुर्की एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजिप्ट। क्या आंसर होगा इसका? जॉर्डन एंड, ऑप्शन नंबर बी, ए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन एंड इजराइल के बीच में। लिख लीजिएगा हिंदी वाले, जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपका मृत सागर पाया जाता है, जॉर्डन एंड इजराइल। हो गया था वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें, विच रिवर पासेस थ्रू दी सिटी ऑफ पेरिस, ये तो बताइए। वो क्वेश्चन नहीं हुआ था क्या आप लोग का? हो गया था मैम, आपका नहीं हुआ है, लिख लीजिएगा उसमें मृत सागर, मृत सागर। तो आंसर लिख लेगा जॉर्डन और इजराइल देशों के मध्य, जॉर्डन और इजराइल देशों के मध्य। भाई आपका छूटेगा, आप भी बता देना है ना भाई साहब, अगर छूटे तो आप बता देना है ना, जॉर्डन एंड इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका जरूर आंसर करें उसमें, विच रिवर पासेस थ्रू दी सिटी ऑफ पेरिस, क्या आंसर होगा इसका? कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है या कि पेरिस शहर से होकर बहती है? नहीं, थॉम्स तो और पहुंची है, फिर इंग्लैंड लंदन वाला। थेम्स नदी सुना ना उसमें, थेम्स ब्रिज वाला, तो वो तो लंदन चला गया। और वोल्गा रूस की हो गई, और सीन नदी। अब बचे क्या ऑप्शन उसमें, अब ठीक है ना, राइट आंसर कर लीजिएगा सीन, ऑप्शन नंबर ए, सीन नदी। पेरिस शहर से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तो आंसर लिखेंगे सीन, सीन रिवर। हिंदी वाले ये लिख लें, सीन, सीन रिवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच कंट्री इज येलो स्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड, येलो स्टोन नेशनल पार्क या कि येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में या कि किस देश में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा उसका? सुना है येलो स्टोन? नहीं सुना होगा वर्ल्ड का। राइट आंसर लिख लीजिएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है, यूएसए, यूएसए लिखेंगे वही, येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइट द नेम विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स, ट्यूलिप्स, लैंड ऑफ ट्यूलिप्स के नाम से। हिंदी वाले भी यही लिखेंगे, ट्यूलिप के नाम से। ट्यूलिप का देश किस देश को कहा जाता है? ट्यूलिप का देश किस देश को कहा जाता है? भैया ट्यूलिप क्या है? क्या है? फ्लावर है ना, ठीक है वही है। फिर जिसे ना पता हो मेंशन कर लीजिएगा, फ्लावर होता है ट्यूलिप। और जिसे और इमेज देखनी होगी तो बढ़िया जाके गूगल में खोल के सीधे इमेज भी देख लीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन ये था, ट्यूलिप के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? उसमें कर लें आंसर, शायद किसी की किस्मत सही हो जाए। क्या होगा? स्विट्जरलैंड कौन कौन बोल रहा है? चलिए स्विट्जरलैंड वाले तो गलत हो गए, आंसर कर लीजिएगा हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी। ट्यूलिप के देश के नाम से हॉलैंड देश को जाना जाता है, हॉलैंड। और कोष्टक में लिख लीजिएगा इसका नीदरलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड भी लिख लीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब अगले क्वेश्चन के लिए तब तैयार रहिए बढ़िया, उसमें अब आप लोगों के ही क्वेश्चन आ गया। हाँ बताएं इसका आंसर। इंडिया बिकम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन, तो सबसे पहला तो यही क्वेश्चन कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? डेट 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 1945 तो सबको याद हो गया। डेट
ये क्वेश्चन कितने बार भी रिपीट हो चुका, अभी भी डेट लिख लीजिएगा 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ इस्टेब्लिश्ड। 24 अक्टूबर आपकी और 1945। फिर वही क्वेश्चन, यूएनओ के कितने पार्ट्स, कितने अंग, यूएनओ के कितने अंग, यूएनओ कितने अंगों से कितने पार्ट्स में वर्क करता है उसमें, लिख लीजिएगा 6 पार्ट, यूएनओ 6। 6 है उसके। मैंने अगर 20 क्वेश्चन पलटेंगे तो मैं लिखा चुका हूं 6 के नाम उसमें। शाम वाले तो बिल्कुल पलट लेंगे, कॉपी उन्हें मिल जाएगा उसमें। अब कौन कौन सी थी, जनरल असेंबली, महासभा, कुछ याद आ रहा है उसमें? अब सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड सामाजिक आपकी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथी कौन सी आपकी, न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवी कौन सी आपकी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल आपके कोर्ट। छठी कौन सी, सचिवालय, सेक्रेटरीट। कुछ याद आई, कॉपी पलटिएगा, याद आ जाएगा उसमें। ये क्वेश्चन हो चुका है उसमें। हाँ, तो क्वेश्चन ये था, इंडिया जो है यूएनओ का मेंबर किस सन में बना था? क्या राइट आंसर होगा? 19 क्लियर है, ठीक है ना। 1945 में जब जैसे यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था उसी दौरान में इंडिया क्या हो गया था, इंडिया ने आपकी एक साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे और उसका क्या हो गया था, मेंबर बन गया था। तो क्वेश्चन ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत किस वर्ष मेंबर बना था? आंसर लिखेंगे 1945 आपकी। क्लियर? यूएनओ पहले बन चुका था। यूएनओ के बनने का रीजन ये था एक्चुअल में उसमें पहले कि क्या हो गया था इस दौरान पे, अगर आपको थोड़ा समय पीछे की ओर ले चलूं तो आपको याद होगा कि ये दौरान चल रहा था, 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में हुआ था, और याद होगा अपने को एक क्वेश्चन और मैंने लिखाया था शायद शाम की सुबह क्लास में, एक बारसील की संधि हुई थी जिसके तहत आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंड वगैरह की कगार पे आ चुका था, इंड हो गया था, आप ये समझ लीजिए। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपके 1939 से लेके आपकी 45 तक, 1945 तक। इस समय तक वर्ल्ड ने ये ऑब्जर्व कर लिया था। और थोड़ा पीछे की घटना याद करिए तो आपको एक डेट और याद दिलाता हूं, 6 अगस्त की और आपकी 9 अगस्त की। 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। किसे कुछ याद है क्या घटना घटी थी इस दिन? यस आपका, ठीक है ना। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था, 2 परमाणु बम गिराए गए थे। नाम उनके क्या, लिटिल बॉय और फैटमैन आपका। इतनी विभीषिका घटना थी कि इसको देखने के बाद यह समझ में आया चीजों को लेकर कि अब एक ऐसे संगठन या कि ऐसे संस्थान को बनाने की जरूरत है आपकी जो क्या करे, इन व्यवस्थाओं के युद्धों को कम करे और एक अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित कर सके। तो इसीलिए फिर क्या हुआ, फिर अगली डेट कब, इसीलिए देखिए यूएनओ कब बन गया, फिर अक्टूबर में। अगस्त में घटना घटती है, वर्ल्ड वॉर एंड होता है। उस दौरान पे और चीजें हो जाएंगी, क्या होंगी उसके बाद आपके, उस समय ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे इंडिया पे, उनके ऊपर भी प्रेशर आ गया था। जो यूएनओ के अदर राष्ट्र थे वो ब्रिटिशर के ऊपर भी प्रेशर कर रहे थे कि आप जब तक इन राष्ट्रों को आजाद नहीं करेंगे, एक प्रकार से ये समझ लीजिए व्यापार का मुद्दा आ रहा था उसमें चीजों को। तो इसीलिए आजादी के पहले ही हो गया था। और साइन की रही बात उसमें, तो यूएनओ के भारत जब यूएनओ बना था तभी से भारत क्या हो गया था, उसका मेंबर और उसका सदस्य बन गया था उसमें। ये आजादी के पहले की घटना है। मेन रीजन था वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए एक ऐसी संस्था को बनाया जाना उसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन है द एंशियंट नेम ऑफ विच कंट्री इज पर्सिया। पर्सिया किस शहर का या कि पर्सिया किस देश का पुराना नाम है? पर्सिया, पर्सिया किस देश का पुराना नाम है? क्वेश्चन को और मैं वो करता हूं, थोड़ा सा इजी करता हूं। फारस, फारस से कुछ याद आ रहा है उसमें? ईरान, मलेशिया, इराक, ताइवान। क्या याद आ रहा है इसमें, क्या राइट आंसर होगा? ईरान की इराक? ईरान राइट आंसर लिख लीजिएगा। पर्सिया किस देश का पुराना नाम है? तो ईरान, ऑप्शन नंबर ए। पर्सिया किस देश का पुराना नाम है? तो राइट आंसर होगा ईरान। फिर यहां से एक क्वेश्चन, सीलोन किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का, जिसे ना हो मेंशन कर लीजिएगा, श्रीलंका का ओल्ड नेम सीलोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आज तो आप लोग के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। विच कंट्री अवॉर्ड्स नोबेल प्राइज। कौन सा देश नोबेल प्राइज का पुरस्कार देता है? स्वीडन। अगर मैं बोल दूं नॉर्वे फिर?
यस, जिसे ना पता हो लिख लीजिएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में मिलता है, ये तो अब मत लिखाना, ना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। 6 क्षेत्रों में। क्लियर है ना सबको उसमें अब चीजों को लेके? तो बस ये समझ लीजिए कि जो शांति का पुरस्कार है, पीस का है, वो सिर्फ नॉर्वे देता है। मेंशन कर दीजिएगा उसमें कि शांति का पुरस्कार, शांति का पुरस्कार नार्वे देश द्वारा दिया जाता है। नार्वे, पीस अवार्ड गिवन बाय द नार्वे कंट्री, पीस अवार्ड इज गिवन बाय द नार्वे कंट्री। एंड अदर सेक्टर, अब कितने सेक्टर बचे, 5 सेक्टर उसमें, उसे कौन देगा फिर, स्वीडन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? नोबेल पुरस्कार दो देश देते हैं, कौन कौन, स्वीडन और नॉर्वे। और स्वीडन किसे दे रहा है आपके उसमें जो बाकी है, और नॉर्वे किसे, पीस का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पॉलिटी वाले, सुबह वाले, क्लास वाले तैयार हो जाएं बिल्कुल क्वेश्चन के लिए। हाँ, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटेन ए बिल इन पॉकेट वीटो। हिंदी वाले लिखें इस क्वेश्चन को, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो को, राष्ट्रपति पॉकेट वीटो को कितने समय तक अपने पास रख सकता है। सॉरी, राष्ट्रपति लिखेगा किसी विधेयक में, राष्ट्रपति किसी विधेयक को, ऐसा लिखेगा, राष्ट्रपति किसी विधेयक को जब वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, जब वह पॉकेट वीटो का, पॉकेट ही लिखेंगे, पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, तो उसे कितने समय तक अपने पास रख सकता है, उस विधेयक को, उस बिल को। अब सबसे पहले तो यह पता हो कि वीटो क्या होता है। क्या होता है वीटो? वीटो क्या होता है? फाइनल डिसीजन देना, और प्रेसिडेंट यूज करता है। किसी को आइडिया क्या होता है वीटो क्या होता है? और क्या होता है आपके कि राष्ट्रपति के पास, अभी सिंपल भाषा में समझ लीजिए उसमें, कि फिर बाकी पॉलिटी क्लास में एक्सप्लेन हो चुका है उसमें। राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है, बिल जाता है चीजों को लेके, कोई बिल पेश कहां होता है, 2 सदन होते हैं आपकी चीजों को लेके। थोड़ा सा समझ लीजिए, जो शाम की क्लास, सुबह की क्लास में बाकी एक्सप्लेनेशन डिटेल से हो चुका है। 2 होती हैं आपकी चीजें। क्या होती हैं चीजें आपकी? एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। अब कोई बिल क्या हुआ, कोई बिल पहले लोकसभा में आया, आकर किसी भी सदन में सकता है, धन विधेयक को छोड़ के आपके, ठीक है ना, फाइनेंस बिल को आपका। और ये कोई बिल आया राज्यसभा में, अगर मान लीजिए वो लोकसभा से क्या हो गया, पारित हो गया, पास हो गया, वो कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से भी अगर पारित हो गया तो वो क्या होगा, फिर जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट, उसमें प्रेसिडेंट के पास अब पावर है आपकी, कौन सी पावर है, उसी को वीटो बोला जाता है। क्या पावर? पहली पावर ये कि वो उस बिल को क्या करे, स्वीकार कर ले, दस्तखत कर दे उसमें चीजों को लेके। दूसरा क्या करे, उस बिल में क्या करे, संसद को फिर से भेज दे पुनर्विचार के लिए उसमें, कि इस बिल में आप ये एमेंडमेंट करके, ये संशोधन करके दोबारा हमारे पास भेजिए। ठीक। और क्या कर सकता है, तीसरा कर सकता है, उसे अनिश्चित काल तक, जिसे पॉकेट वीटो बोला जाता है, अपने पास रख ले। मतलब क्या, जेब में डाल लिया, बोल ही नहीं रहे क्या कर रहे हैं उसमें अब। तो पॉकेट वीटो का राइट आंसर क्या हो जाएगा उसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनडिफाइनेटली, अनिश्चित काल तक। पॉलिटी क्लास में और डिस्कशन हो चुका है इस बारे में, वीटो के बारे में। वीटो के 3 टाइप्स भी लिखाए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार सुबह में पॉलिटी की क्लास ले सकते हैं। क्या राइट आंसर होगा, अनिश्चित काल के लिए पॉकेट वीटो को, कोई विधेयक को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें। ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड। हिंदी वाले लिखे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कैसे हटाए,
संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटाता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटाता है? ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड। सबसे पहले आर्टिकल मेंशन करेंगे इसमें, आर्टिकल 315 315 से लेके 323 अनुच्छेद आर्टिकल रिलेटेड टू यूपीएससी 315 से लेके 323। अब प्रश्न आता है, यूपीएससी समझ में आ गई ना क्या चीजें हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट में आपकी क्या? स्टेट पीएससी। प्रश्न यह है कि इसके सदस्यों को कौन हटाता है? कौन हटाएगा इसमें? क्या होगा राइट आंसर? क्या क्या ऑप्शन में है? बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्राइम मिनिस्टर, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बाय द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होगा राइट आंसर? कौन हटाएगा इन्हें? प्रेसिडेंट। राइट आंसर लिख लीजिएगा, बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? हिंदी वाले लिखेंगे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ मिनिस्टर। अब प्रश्न तो आ गया, संयुक्त बैठक क्या होती है? क्या होती है संयुक्त बैठक? ज्वाइंट पार्लियामेंट। ठीक है, किस स्थिति में होगी ये? नहीं। हाँ चलो ठीक है, और महत्वपूर्ण मुद्दा तो मुद्दा नहीं है इसमें। और अगर हमका आंसर ठीक है लेकिन अधूरा है, ठीक है ना? अगर कोई भी विधेयक कैसा है, वो बहुत जरूरी है लेकिन उसे एक सदन द्वारा पास कर दिया गया और दूसरे सदन द्वारा उसे पास नहीं किया गया, लेकिन समझ में आ रहा है कि ये बिल इंपॉर्टेंट, इसे पास कराना जरूरी है, तो क्या होगा आपका? संयुक्त बैठक बुलवा ली जाएगी। तो इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ज्वाइंट पार्लियामेंट की अध्यक्षता की जाती है, संयुक्त बैठक की। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोरुमारा नेशनल पार्क। अब थोड़ा स्पीड में लिखेंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट मेंशन कर दें, गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? पूरा क्वेश्चन ना मेंशन करें, डायरेक्ट मेंशन कर दें, गोरुमारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड। राइट आंसर कर लीजिएगा इसका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? पश्चिम बंगाल में गोरुमारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज, हिंदी वाले लिख लें, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग, स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? क्या राइट आंसर होगा? साइंस वाले बताएं, साइंस की क्लास लग रही है ना, क्या राइट आंसर है इसका? पृथ्वी का पलायन वेग, चलिए लिख लीजिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब साइंस पढ़ेंगे तो इसके वेलोसिटी को भी डिस्क्राइब करा जाएगा उसमें। पलायन वेग पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन, हिंदी वाले लिखें दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहां पर स्थित है? पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहां पर स्थित है? द साउथ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड इन, आंसर लिखेंगे इसका अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर ए सी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, दी रिकमेंडेशन ऑफ दी सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू, हिंदी वाले लिखे उसे सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग, ये लिखा हुआ है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है?
सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू, इसका राइट आंसर लिखेंगे आपकी सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के संबंध के लिए, केंद्र और राज्यों के संबंध के लिए, राज्यों के संबंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हो गया ये केंद्र और राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिकमेंडेशन ऑफ द केलकर टास्क फोर्स रिलेटेड टू, हिंदी वाले लिखें केलकर टास्क फोर्स का संबंध किससे है? केलकर, ये लिखा हुआ है नाम, केलकर टास्क फोर्स का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स का संबंध किससे है? नीचे लिख लेंगे पूरा नाम, विजय केलकर, पूरा नाम लिख लेंगे, नाम है उनका विजय केलकर की अध्यक्षता में। पहले तो आंसर देख लेंगे, टैक्सेस, कर, कर से संबंधित के लिए, जो टैक्स थे उससे, उसको आपके क्या करने के लिए, टैक्स से रिलेटेड थी आपकी ये केलकर टास्क फोर्स। पूरा नाम लिख लेंगे विजय केलकर, एक व्यक्ति का नाम है जिसकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था, टास्क फोर्स, जो आपके किससे रिलेटेड था? टैक्स से। क्लियर हो गई चीजें? चलिए हिस्ट्री निकालिएगा। जिनकी क्लास मिस हो गई है अपने आप को धन्यवाद बोल लें पहले, क्लास मिस करने के लिए, क्योंकि क्लास जिन्होंने मिस करी है चीजों को लेके, अब कहां से करनी है आज की? कहां से करनी है? अखबार थे, अखबार हो गए थे कि अखबार के कुछ पोर्शन शायद बचा हुआ था अभी उसमें, ठीक। जिसकी क्लास मिस हो चुकी है वो कुछ पेजेस छोड़ लें उसमें। बाकी मेंशन करें फिर उसमें। लिखेंगे अगला पॉइंट उसमें, आपकी क्लास वो थी ना उसमें, आपकी क्लास थोड़ी बहुत छूटी थी ना, आपने तो फिर ली ही नहीं शाम की क्लास उसमें। भाई साहब आपकी ना उसमें बस 5 मिनट दीजिएगा, उसमें बस फ्रेम कर रहा हूं, ठीक है ना उसमें अब। हाँ चलिए बताइए, सबसे पहला क्या हुआ? तो मीडिएवल हिस्ट्री कैसे चालू हुई है? हाँ, और उसके पहले, और उसके पहले स्टार्टिंग में, और उसके पहले, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग फ्रेमिंग करता हूं, ठीक है ना। 712 में क्या होता है? मोहम्मद बिन, जिसको रिकॉल करते चलें चीजों को लेके, 712 में किसका आक्रमण होता है? मोहम्मद बिन कासिम। कहां आक्रमण करता है वो? सिंध पर आक्रमण करता है, ठीक है ना चीजों को। फिर उसके बाद और घटना, 1000 ईस्वी में कौन आता है भारत? गजनवी आता है, ठीक है ना। उसकी महत्वपूर्ण घटना उसके समय की, सोमनाथ मंदिर की लूट, कब आपकी? 1025, 26 नहीं 1025, ठीक। और उसका अंतिम आक्रमण कब होता है? किसके खिलाफ? जाटों के खिलाफ आपका, ठीक ठीक, जाटों के खिलाफ। फिर उसके बाद कौन व्यक्ति आया भारत? फिर गजनवी के बाद कौन? मोहम्मद, मोहम्मद गौरी के समय की दो प्रमुख लड़ाइयां, और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब? 1191 में आपका, ठीक है ना, 1191, 1191 में, ठीक। परिणाम क्या होता है? रिजल्ट क्या आता है इस युद्ध का? पृथ्वीराज जीत जाते हैं। दूसरी लड़ाई फिर 92 में, क्या वही खिलाफ आपका, वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, क्या रिजल्ट इसका? गौरी की सेना जीत गई आपके। फिर इसके बाद 1194 में एक युद्ध होता है, वो कौन सा युद्ध है? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है आपके, ठीक। किसके खिलाफ? जयचंद और गौरी आपके, ठीक। घटना याद आ गई ना जयचंद वाली, उसमें जयचंद ने साथ दे दिया था गौरी का। फिर जयचंद और गौरी, इसका क्या रिजल्ट होता है? कौन जीत जाता है इसमें? गौरी जीत जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद गौरी का एक सेनापति, जो उसका गुलाम
क्या नाम है उसका? कुतुबुद्दीन। क्या करता है, क्या काम किया उसने? उसने क्या काम किया? गुलाम वंश की स्थापना कर दी। कब? 1206 से। ठीक है आपका, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 1206 से लेके 1210 एडी। क्लियर हो गई यहां तक बात? इसके बाद कौन गद्दी पर बैठता है दिल्ली सल्तनत में? इल्तुतमिश बैठता है आपका। ठीक, इल्तुतमिश के समय के कुछ महत्वपूर्ण काम क्या किया था उसने? ठीक है, सिक्के चलाए थे, और तुर्काने चहलगामी बनाई थी आपकी 40 सरदारों का दल, और एकता प्रथा चलाई थी, और किसी का निर्माण कराया था कुतुब मीनार का, कुछ याद आ रहा होगा? स्टार्टिंग किसने करी थी? ऐबक ने, लेकिन उसे कंप्लीट कराया था किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर हो गई यहां तक की बात? इल्तुतमिश का टाइम पीरियड कब से कब तक? 1210 से? नहीं मैम, 1236। अगर आप उसको 1336 करा देंगे तो आप उसको लगभग लगभग आप 140 वर्ष आपने उसको जिंदा कर दिया, पूरा इतिहास बदल जाएगा उसमें। ठीक, इसके बाद फिर कौन गद्दी पर बैठता है आपकी? क्या काम रजिया का? रजिया की आपके सबसे महत्वपूर्ण काम क्या आपका? कौन थी ये? सबसे पहली मुस्लिम शासिका थी आपकी, ठीक है ना? और इसने सबसे पहले एक महत्वपूर्ण काम किया था। क्या किया था इसने? याद करिए। गैर तुर्कों को गद्दी पर बैठाया था। कुछ याद आया चीजों को लेके इसमें? अभी तक ये लोग कौन चल रहे थे? गुलाम वंश वाले तुर्क चल रहे थे, इलबरी तुर्क। रजिया ने क्या कर दिया? गैर तुर्कों को गद्दी पर बैठा दिया, जो क्या हो गया? इसके आपके गद्दी से हटने का एक महत्वपूर्ण कारक हो गया। क्लियर? उसके बाद फिर एक फेमस व्यक्ति बैठा, उसका नाम बताइए, क्या नाम उसका? बलबन आपका। बलबन के समय के कुछ महत्वपूर्ण काम क्या किया उसने? सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाई थी आपके, ठीक है ना उसमें। और अपने आप को किस वंश से जोड़ा था इसने? ईश्वर का दूत, ठीक है, जिल्ले इलाही वगैरह कहलाया आपको। और आफरासियाब वंश से जोड़ा था। याद आई बात आपको कि इसको अपने आप को सिद्ध करना था, तो इसने क्या कर दिया था? आफरासियाब वंश से अपने आप को जोड़ा था। क्लियर? एक त्योहार भी चलाया था ये, क्या बोला जाता था उस त्योहार को? चीजों को लेके उसे नवरोज का त्योहार, आपके नवरोज उत्सव, ठीक है ना उसमें। चलिए, और इसके बाद फिर क्या हुआ उसमें? अब ये गुलाम वंश एंड हो गया आपका। उसके बाद फिर कौन सा वंश आता है? उसके बाद तुगलक, उसके बाद खिलजी। ठीक, खिलजी के समय के सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम क्या? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण काम क्या थे? एक काम बताइए, सबसे महत्वपूर्ण काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली, याद आई आपकी? मार्केट सिस्टम इसने स्टार्ट किया था। ठीक, किस अपने आप को क्या उपाधि देता था ये? सिकंदरे सानी। सिकंदरे सानी की उपाधि देता था अपने आप को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाता है? तुगलक। तुगलक में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा? सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। आपके क्या नाम था? मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसकी, क्या? जीएसटी। उसके बाद फिर गद्दी पे कौन बैठा था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या क्या काम किए थे? इसने एक्चुअल में कितने काम किए थे? क्या क्या, कौन कौन से काम थे? राजधानी का परिवर्तन, ठीक है, और ठीक है, और क्या चीज? ठीक है, कुराचिल और खरासन, कुराचिल और अभियान आपका, ठीक है ना, कराचिल और खुरासन का अभियान। और क्या किया था इसने? चांदी के सिक्के, आपके सांकेतिक मुद्रा चलाई थी आपके। ठीक, लेकिन किसी कारणवश क्या हुई थी इसकी पांचों जो आपके अभियान थे वो कैसे थे? फेल हो गए थे उसमें। ठीक, क्योंकि उस समय की क्या थी? परिस्थिति ऐसी हो रही थी। उसके बाद फिर आपका एक व्यक्ति गद्दी पर बैठता है, क्या नाम उसका? फिरोज शाह तुगलक आपके। इसने क्या महत्वपूर्ण काम किए? क्या महत्वपूर्ण काम किया इसने? ठीक है, शहरों का निर्माण कराया, ठीक है उसने। और ठीक है, और इसने क्या किया? और इसने क्या किया था? नई कर चलाए थे आपके, ठीक है ना उसमें। इसने एक्चुअल में क्या किया था? करों को 4 भागों में बांट दिया था। इसके पहली क्लास में मैंने आपको कराया था, उसमें जजिया, जकात और खराज और खुम्स आपका। ठीक, चलिए, और इसके बाद फिर गद्दी पर कौन बैठते हैं तुगलकों के बाद? उसमें सैयद बैठते हैं। ज्यादा जानकारी नहीं, क्या नाम सिर्फ उसके इस वंश का संस्थापक कौन? खिज्र खां। ठीक, सैयद के बाद फिर आपके गद्दी पे कौन बैठे? लोदी।
लोदी में से आपके सबसे फेमस आपका कौन, आपका जो कौन, बहलोल लोदी, फिर उसका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना कराई थी? आगरा की आपके, ठीक है ना उसमें। और उसके बाद वो एक आपके किसी शीर्षक से कविता लिखता था या लेख लिखता था, किस नाम से? गुलरुखी नाम से, ठीक है ना, याद करिए, सब लिखाया गया है गुलरुखी नाम से। उसके बाद गद्दी पे कौन आए फिर? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का काम क्या? बाबर से आपकी क्या उन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का युद्ध लड़ा, ठीक। चलिए उसमें अब उसके बाद फिर बाबर हो गए थे उसमें। बाबर के महत्वपूर्ण काम क्या, बाबर के इंपॉर्टेंट काम क्या हुए थे? सबसे पहले उन्होंने 4 लड़ाइयां लड़ी थी। सीक्वेंस किसे याद है? सबसे पहली लड़ाई कौन सी? बाबर की सबसे पहली लड़ाई कौन सी? 4 लड़ाइयां लड़ी थी ना बाबर ने। तो पहली तो पानीपत हो गई, दूसरी, दूसरी, चलिए कॉपी पलटिए अपनी अपनी जहां पे लिखा हो उसमें। अब बाबर की 4 लड़ाइयां ही भूल गए उसमें। अब पहली पानीपत, दूसरी किसके खिलाफ? ठीक है, और तीसरी चंदेरी किसके खिलाफ? मेदिनी राय। चौथी कौन सी आपकी? किसके खिलाफ? अफगानों के खिलाफ आपका। क्लियर। चलिए उसके बाद फिर गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं। हुमायूं के क्या काम? हुमायूं ने क्या किया? दीन पनाह की स्थापना कराई थी, ठीक, एक पुस्तकालय आपका। और क्या काम किया इसने? इसने 2 लड़ाइयां लड़ी थी, कौन कौन सी? एक्चुअल में लड़ाई इसने 4 लड़ी थी। हाँ बताइए इसकी लड़ाइयों का सीक्वेंस। कौन कौन सा युद्ध? ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, सीक्वेंस क्या था? इसने 4 लड़ाइयां लड़ी थी ना उसमें। फर्स्ट कौन सी थी? देवरा का युद्ध। दूसरी, तीसरी, चौथी सरहिंद का युद्ध, ठीक। आपकी ये चीजें क्लियर हो गई थी हुमायूं का। और किसने आपका, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय से गिरते हुए आपके, ठीक है ना उसमें। हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? अकबर। अकबर ने क्या किया? अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में, 1542 में आपके, ठीक है ना उसमें। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पे हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ है? कालानौर कुछ लिखा था, गुरदासपुर पंजाब में, तो वहीं तो हुआ अकबर का आपका क्रोनेटेड अकबर का राज्याभिषेक आपका, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लिखना चालू करिएगा अकबर में। चलिए लिखिएगा अकबर में फर्स्ट पॉइंट। नवरत्न हो गए थे इसके दरबार पे अकबर के, मतलब नवरत्न और टोडरमल हो चुकी थी ना चीजें इसमें। अब चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसमें। हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी, पहले मैं हिंदी वालों इंग्लिश वालों के लिए बोल दे रहा हूं, फिर हिंदी वालों के लिए। हरि विजय सूरी, कोष्टक में लिख लीजिएगा जैन मॉन्क, जैन मॉन्क, हरि विजय सूरी जैन मॉन्क। स्टे, स्टेट, स्टे रुकने वाला, STAYED, स्टेट इन अकबर कोट, इन अकबर कोट, अकबर गिव्स द टाइटल ऑफ, अकबर गिव्स द टाइटल ऑफ हरि विजय सूरी, हरि विजय सूरी को अकबर गिव्स द टाइटल ऑफ जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु, हिंदी वाले लिखे इसे। अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में एक जैन साधु, एक जैन साधु हरि विजय सूरी थे, हरि विजय सूरी,
हरि विजय सूरी, जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट लिखेंगे रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच, ROLPH, ROLPH, रॉल्फ फिंच, फिच FITCH कर दीजिए, हो गया FITCH, रॉल्फ फिच was the first Englishman, Rolf Fitch was the first Englishman who visited Agra and Fatehpur Sikri, Agra and Fatehpur Sikri in the time period of Akbar, in the time period of Akbar। हिंदी वाले लिखे रॉल्फ फिच नाम का, रॉल्फ फिंच ये लिखा हुआ है, रॉल्फ फिंच नाम का एक अंग्रेज यात्री, नाम का एक अंग्रेज यात्री अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में आगरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी का, आगरा और फतेहपुर सीकरी का, या कि आगरा और फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी, आगरा और फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी। नेक्स्ट लिखेंगे इसे अकबर इस्टेब्लिश्ड इबादत खाना, इबादत खाना इन फतेहपुर सीकरी, इन फतेहपुर सीकरी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था, निर्माण करवाया था। रिलीजियस आपके, ठीक, रिलीजियस प्लेस के लिए। लिख लीजिएगा इसमें कोष्टक में, द मेन पर्पस ऑफ, इबादत खाने में, द मेन पर्पस ऑफ which was to facilitate philosophical and religious discussion, हिंदी वाले लिखेंगे इसमें धार्मिक और रिलीजियस डिस्कशन, इसमें धार्मिक और दर्शन संबंधित विषयों की चर्चा होती थी, या कि चर्चा करने के लिए इसका निर्माण कराया था। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड कब हुई थी, ठीक। अकबर का टाइम पीरियड क्या है,
नहीं, अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 1556 एडी से लेके आपके कब तक? 1600। और मैंने क्या बोला, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेब्लिश हुई थी? 1600 में आपके। तो अगर वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, अगर जिसे नाम मेंशन हो लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेब्लिश्ड इन, ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1600, 1600 एडी, 1600 एडी। लिख लीजिएगा इन दिस टाइम, आगे लिखेंगे इन दिस, हिंदी वाले लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। लिखाने का मतलब यह है, इसमें मेंशन करेंगे इन दिस टाइम, इंग्लिश वाले लिखें इन दिस टाइम अकबर, अकबर वॉज दी, अकबर वॉज दी मुगल, मुगल किंग इन इंडिया, मुगल किंग इन इंडिया। हिंदी वाले लिखें इस दौरान भारत का मुगल शासक, इस दौरान भारत का मुगल शासक अकबर था। इस दौरान भारत का मुगल शासक अकबर था। क्लियर? अब वो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का मुगल शासक कौन था, क्या राइट आंसर होगा उसका? अकबर। लिखेंगे नेक्स्ट इसी में, मतलब अगला पॉइंट बनाएंगे। हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हिंदी वाले लिखें हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। टाइम पीरियड लिखिए इसका 1576, 1576 एडी। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 एडी। लिखेंगे इसमें किसके किसके वर्सेस हुआ था, ये लिखिएगा उसमें राणा प्रताप, राणा प्रताप वर्सेस, राणा प्रताप वर्सेस मान सिंह, मान सिंह। रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट राणा प्रताप डिफीटेड, राणा प्रताप डिफीटेड, राणा प्रताप की हार, राणा प्रताप की हार। चीजें क्लियर हो गई? ये हल्दी घाटी के युद्ध। अब ये मान सिंह किस ओर से लड़ रहे थे? अकबर की ओर से। ठीक, हल्दी घाटी में मान सिंह अकबर की ओर से लड़ रहे थे और युद्ध हुआ था राणा प्रताप के में 1576 एडी में। रिजल्ट क्या गया? रिजल्ट क्या गया? राणा प्रताप की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा लिख लिया था क्या? अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, लिख लीजिएगा, नहीं लिखा हुआ। अकबर बिल्ट, अकबर बिल्ट, वैसे जहां तक याद आ रहा है लिखा गया था इसमें, अकबर बिल्ट बुलंद दरवाजा, लिख लीजिएगा अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्लियर? चलिए अब अगला पॉइंट डालिएगा जहांगीर। बाकी जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको फिर अपन वन लाइनर में लिखेंगे। लिखेगा आप जहांगीर। जी क्या पूछ रहे हैं आप उसमें? फतेहपुर सीकरी कहां पे है? फतेहपुर सीकरी कहां पे है सर? हिस्ट्री आपने पढ़ी है ना पहले कहीं पे भी? कभी नहीं पढ़ी आपने हिस्ट्री? अच्छा, बुलंद दरवाजा कहां पे है? बुलंद दरवाजा कहां पे है? अरे बुलंद दरवाजा, चलिए फिर हो गया। अब इसको होमवर्क में डालिए, बुलंद दरवाजा कहां पे है उसमें। अब बहुत बेसिक चीज है यार ये तो। फिर बुलंद दरवाजा चलिए डालिए, ढूंढ के लाइए, कुछ आप लोग भी तो मेहनत करिए उसमें। अब ठीक, डालिए बुलंद दरवाजा कहां पे, ढूंढ के लाइएगा उसमें, ठीक है ना। और फिर फतेहपुर सीकरी भी डाल दीजिए जब डाल ही रहे तब उसमें। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ के आइए, कल थोड़ा सा देखते हैं उसमें अब। और ये भी बताइएगा अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों करवाया था। तीनों चीज रिसर्च करके आइए उसमें अब। ठीक, नेक्स्ट डालिएगा जहांगीर। टाइम पीरियड लिखेगा 1605, 1605 से
16-0। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा अकबर में। अकबर की समाधि, पहले हिंदी वाले लिखें, अकबर की समाधि, मकबरा, सॉरी समाधि नहीं, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अब जब आप सिकंदरा ढूंढेंगे तो सिकंदरा भी ढूंढ लीजिएगा, उसमें हिंदी वाले लिख लें उसे, सॉरी इंग्लिश वाले लिखें उसमें। द टोम्ब ऑफ अकबर इज, टोम्ब TOMB, द टोम्ब ऑफ अकबर इज लोकेटेड इन सिकंदरा। ठीक, चलिए अब डालिएगा जहांगीर, जहांगीर टाइम पीरियड लिखिएगा उसका 1605 से 1627 AD। एडी जिसे ना समझ में आ रहा हो, ईसवी है इसका मतलब, ठीक है ना, एडी का मतलब। चलिए लिखिएगा इस पे, पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें जहांगीर में, टू द पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना, उसमें पहला पॉइंट बनाइएगा इसमें जहांगीर में। जहांगीर, जहांगीर ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ, जहांगीर ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ, हिज ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ, लॉस ऑफ कांधार, कांधार टू, कांधार टू पर्सिया, कांधार टू पर्सिया। जहांगीर लिखेंगे, हिंदी वाले लिखें जहांगीर, पर्सिया, पर्सिया ईरान वाला वही अभी थोड़ी देर पहले आया था ना जो उसमें। जहांगीर की सबसे, जहांगीर की सबसे बड़ी भूल कांधार की हार थी। क्या कि जहांगीर की सबसे बड़ी हानि, भूल मत करिए, लॉस लिखिए, भूल नहीं, भूल तो अलग चीज होगी। जहांगीर की सबसे बड़ी हानि कांधार की हार थी, लॉस, हार गया था वो, कांधार की हार, कांधार की हार थी, क्वेश्चन आ जाता है उसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें। हाँ कैसे, वो लड़ाई, वो जब आपके, मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूं आपके इंस्टीट्यूट, वो एक पूरी स्टोरी फ्रेम कर दो, फिर पूरी चीज एक्सप्लेन करता हूं आपके बारे में, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा दो अस्पा, दो, ऐसा ऐसा लिखेंगे, दो अस्पा, ASPA, दो अस्पा, हिंदी वाले उसे ऐसे लिख लें, दो अस्पा, पहले इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूं फिर हिंदी वालों के लिए। दो अस्पा एंड, दो अस्पा एंड सिंह अस्पा, SIH, दो अस्पा और एंड सिंह अस्पा, ASPA, हिंदी वाले उसे ऐसा लिख लें, सिंह अस्पा, फिर बताता हूं क्या ये, दो अस्पा एंड सिंह अस्पा system was introduced by, system was introduced by जहांगीर, जहांगीर, हिंदी वाले लिखेंगे जहांगीर ने, जहांगीर ने दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा चलाई थी, दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा चलाई थी। सिंपल टर्म में समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता था कि लोगों को जब भी युद्ध के लिए आपका क्या होता था, उन्हें अपने पास घोड़े और सवार रखने होते थे उसमें चीजों को लेके। वही फिर मैं क्लियर करूं थोड़ा सा, इसका रिलेशन चलाइए आपका मनसबदारी में।
तो इसमें भी क्या होता था, आप सिंपल टर्म में समझ लीजिए, बस हो गया। इसमें क्या होता था, घोड़े और सवार रखने होते थे कि युद्ध हो जाए तो आ जाइए, ठीक, बस सिंपल टर्म में। नाम उसका बस याद रखिएगा, दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा किसने चलाई थी, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा जहांगीर में, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ संधि, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ was signed between, was signed between जहांगीर एंड, जहांगीर एंड राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह। हिंदी वाले लिखे हैं उसे, चित्तौड़ की संधि, चित्तौड़ की संधि राणा अमर सिंह और, राणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी, जहांगीर के मध्य हुई थी। लिख लीजिएगा, राणा एक्सेप्टेड दी, राणा एक्सेप्टेड, हुआ क्या था इस संधि में, राणा अमर सिंह मतलब, ठीक, राणा एक्सेप्टेड दी, राणा एक्सेप्टेड दी एलिजेंस ऑफ, ALLEGIANCE, एलिजेंस, राणा एक्सेप्टेड दी एलिजेंस ऑफ जहांगीर, जहांगीर टू मुगल एम्पायर, या कि जहांगीर टू मुगल एम्पायर, या फिर आप उसे जहांगीर भी करते। एलिजेंस मतलब क्या होता है, अधीनता। लिख लीजिएगा, राणा ने, राणा ने जहांगीर की, राणा ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, राणा ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट लिखेंगे, विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, स्पेलिंग लिखेंगे HAWKINS, विलियम हॉकिंस was the first English, was the first English, was the first English by East India Company, by East India Company visit the court of, visit the court of जहांगीर, जहांगीर। हिंदी वाले लिखें, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से विलियम हॉकिंस, ये लिखा हुआ है नाम, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में भारत आया था, भारत आया था। लिखेंगे आगे, जहांगीर गिव्स टाइट, फिर से रिपीट कर दूं, विलियम, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में भारत आया था, भारत आया था। अगला पॉइंट लिखेंगे, जहांगीर गिव्स द, जहांगीर गेव, जहांगीर गिव्स द टाइटल ऑफ, जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान, इंग्लिश खान, कोष्टक में लिख लीजिएगा कैप्टन हॉकिंस, मतलब विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इसे, जहांगीर ने इसे इंग्लिश मैन, लिख लीजिएगा उसे अंग्रेज, सॉरी इंग्लिश खान, अंग्रेजी खान, अंग्रेज खान, जहांगीर ने इसे अंग्रेज खान की उपाधि प्रदान की थी, अंग्रेज खान की उपाधि प्रदान की थी। किसे, विलियम हॉकिंस को। अब क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेज खान के नाम से कौन जाना जाता है, तो विलियम हॉकिंस। दी किसने थी, जहांगीर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन, विलियम हॉकिंस। अगला पॉइंट लिखेंगे,
उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर, MANSOOR, उस्ताद मंसूर एंड, उस्ताद मंसूर एंड अबुल हसन, अबुल हसन वेयर एक्सीलेंट, वेयर WERE, सॉरी WERE, वेयर एक्सीलेंट, वेयर एक्सीलेंट पेंटर, चित्रकार, पेंटर ऑफ जहांगीर, ऑफ जहांगीर कोट। हिंदी वाले लिखें, इसका नाम लिखेंगे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, और अबुल हसन जहांगीर के दरबार के, या कि जहांगीर के दरबार में, अबुल हसन है ये, जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट लिखेंगे जहांगीर, जहांगीर wrote his WROTE, जहांगीर wrote his autobiography, autobiography लिखेंगे नाम उसका तुझुके जहांगीरी, तुझुके, TUJUK, TUJUK डैश I डैश जहांगीरी, JAHANGIRI। हिंदी वाले लिखे जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझुके जहांगीरी नाम से, तुझुके जहांगीरी ये लिखा हुआ है, ऐसा लिखेगा उसके, तुझुके जहांगीरी नाम से लिखी है, तुझुके जहांगीरी नाम से लिखी है। अगला पॉइंट बनाएंगे जहांगीर मैरिड, जहांगीर मैरिड शादी, जहांगीर मैरिड नूरजहां, नूरजहां लिखेंगे इसमें जहांगीर ने, हिंदी वाले लिख लें जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। स्टोरी मैंने बताई थी, स्टोरी क्लियर है ना, चीजों को फिर रिपीट करता हूं, चलिए लिखेगा अभी पॉइंट उसमें, जहांगीर, सॉरी नूरजहां, नूरजहां कंसीटेड अ, नूरजहां कंसीटेड अ, या कि नूरजहां क्रिएटेड, कंसीडर्ड और क्रिएटेड ऑब्लिक करके लिख लीजिएगा, कंसीडर्ड या क्रिएटेड ए ग्रुप ऑफ 5, ए ग्रुप ऑफ 5, हिंदी वाले लिखे नूरजहां ने, नूरजहां ने 5 लोगों का एक समूह बनाया, नूरजहां ने 5 लोगों का एक समूह बनाया। लिखेगा पहले में हरसेल्फ, मतलब हरसेल्फ मतलब खुद, खुद नूरजहां, हरसेल्फ स्वयं, दूसरा नाम लिखेगा हर मदर, मदर का नाम लिखेगा अस्मत बेगम, अपनी मां, अपनी मां, मां का नाम था अस्मत बेगम, अस्मत बेगम। अगला लिखिएगा फादर,
पिता उसके, फादर, फादर का नाम लिखेगा, एतमादुद्दौला, ये लिखा हुआ है, स्पेलिंग बोल दे रहा हूं इंग्लिश वालों के लिए, एतमादुद्दौला ऐसा लिख लीजिए, दा है ना ये, एतमादुद्दौला, स्पेलिंग बोलो इंग्लिश वालों के लिए, ITMAD एतमादुद्दौला, एक्चुअल में और ऐसा लिखा आता है वो पूरा नाम, अगर आप उसे उस लैंग्वेज में लिखेंगे, एतमाद उद दौला, ये लिख लें, ये ज्यादा सही है, एतमादुद्दौला। कोष्टक लिख लेंगे मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, एतमादुद्दौला कोष्टक में ये लिखिएगा, मिर्जा गयास बेग। MIRZAGHIYASBG, मिर्जा गयास बेग। अगला नाम लिखेगा हर ब्रदर, हर ब्रदर मतलब उसका भाई, हर ब्रदर उसका भाई का नाम लिखेगा आसफ खान, आसफ खान, ASAFKHAN, आसफ खान, हर ब्रदर आसफ खान। एंड प्रिंस खुर्रम, प्रिंस खुर्रम, KHURRAM, ये लिखा हुआ है, खुर्रम, प्रिंस खुर्रम। क्लियर? ये 5 लोगों का एक ग्रुप था जो चीजों को ले, जो आपके क्या कर रहा था, रूल कर रहा था, शासन कर रहा था, उसका लीडर कौन, नूरजहां। बात समझ में आ गई? उसमें अगला पॉइंट लिखिएगा उसमें, जहांगीर, जहांगीर टॉम्ब, वही जहांगीर की आपकी वही टॉम्ब, जहांगीर टॉम्ब इज सिचुएटेड इन, जहांगीर टॉम्ब इज सिचुएटेड इन, जहांगीर हिंदी वाले लिखे जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा उसमें पहले इसके, चलिए वहां पे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर में कहीं मेंशन, जहांगीर स्वयं भी, हिंदी वाले लिखे जहांगीर स्वयं एक, जहांगीर स्वयं एक चित्रकार था, जहांगीर स्वयं एक चित्रकार था। हिंदी वाले लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश वाले, जहांगीर ऑल्सो, जहांगीर ऑल्सो ए, जहांगीर ऑल्सो ए पेंटर, खुद एक पेंटर था वो। हाँ अगला पॉइंट क्या लिखे, जहांगीर का टॉम्ब आप लिख रहे थे, जहांगीर टॉम्ब इज सिचुएटेड इन सहादरा, सहादरा लाहौर, सहादरा लाहौर, लाहौर में है ये, जहांगीर का मकबरा सहादरा, लिख लीजिएगा लाहौर में। अगला पॉइंट लिखेगा द टॉम्ब ऑफ, द टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला, अब ये एतमादुद्दौला कौन है, नूरजहां के पिता। द टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला इज सिचुएटेड इन, इज सिचुएटेड इन आगरा, आगरा, बिल्ट बाई, बिल्ट बाई नूरजहां, बिल्ट बाई नूरजहां। हिंदी वाले लिखें एतमादुद्दौला का मकबरा, अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने, नूरजहां ने आगरा में बनवाया था, नूरजहां ने आगरा में बनवाया था।
अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, महावत खान, महावत MAHABAT, महावत खान, महावत खान रिवोल्ट अगेंस्ट, रिवोल्ट, रिवोल्ट अगेंस्ट जहांगीर, रिवोल्ट अगेंस्ट जहांगीर, हिंदी में लिखें महावत खान ने, महावत खान ने जहांगीर के विरुद्ध, महावत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, विद्रोह किया था। चलिए कुछ इसमें और पॉइंट है, वो वन लाइनर में आ जाएंगे उसमें जहांगीर में, और आपको फिर एक स्टोरी फ्रेम करूंगा पूरी उसमें महावत खान वाली विद्रोह की, फिर से उसमें महावत खान के विद्रोह कारण और नूर जहां का आपके संघर्ष के, ठीक, कि ये 5 व्यक्ति थे, इन्होंने क्या क्या संघर्ष हुआ था इनके बीच में उसमें, ठीक है। किसी कुछ पूछना है, किसी को डाउट? थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा उसमें, ठीक है ना, और आपकी स्टोरी मैं कल पूरी क्लियर कर दूंगा, जो आपने बताया था ना युद्ध वाली चीजों के लेके, वो पूरी एक फ्रेम करूंगा स्टार्टिंग से कल। इसके बाद फिर जहांगीर के बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम शाहजहां पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा चीजों को लेके, कल कोशिश करिएगा कि जितनी चीजें मुगल पे हो गई हैं वो पढ़ के आइएगा थोड़ा सा एक बार रिपीट मोड पे। आज तो क्या था कि मैंने क्लास को स्टार्टिंग में चला दिया है थोड़ा सा रिपीट मोड पे, है ना, क्या क्या चीजें हुई हैं, ताकि एक बार रिकॉल हो जाए, क्योंकि क्लास 1 वीक पहले लगी हुई थी उसमें। कल रिकॉल नहीं कराऊंगा, कल कोशिश करूंगा कि शाहजहां आपका हो जाए उसमें, और शाहजहां के बाद आपके औरंगजेब। कल हम क्या करेंगे कि ये जितने फेमस आपके स्टार्टिंग के रहे हैं आपके ये किंग रहे हैं मुगल के, वो पढ़ेंगे, उसका लेटर आपके मुगल पढ़ेंगे। या कि हो सकता है कल की क्लास में प्रयास ये करेंगे, अभी बीच में मेंशन आ गया तो सिख पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद क्या पढ़ लेंगे, अंग्रेज, या कि जो बाहर की कंपनी आई है उनको पढ़ लेंगे उसमें, ठीक है ना, बीच में होल्ड कर देंगे फिर उन्होंने। चलिए ठीक है, थैंक यू।